हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स नवंबर 2022 के पेपर के रिव्यू वीडियो में। सो हाउ वाज द पेपर? एवरेज। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज जो स्टूडेंट वहां एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देता है उसको रियलाइज होता है पेपर क्या है। इट्स वेरी इजी टू सिट हियर एंड रिव्यू पेपर। However, I would definitely say जिन लोगों ने prepare for the worst and hope for the best strategy follow करी होगी, they would have come out with smiling faces this time. I feel that there are more smiling faces after the paper of audit. Definitely one of the not one of the out of the box paper, not a paper which had a lot of difficult questions. Definitely somewhere or the here there were some tweaking things, but overall paper was pretty balanced. मुझे ऐसा लगता है कि पेपर के पैटर्न को देख के the 1.5 day strategy which we thought about would have really worked, जिसमें हमने कहा था कि don't give more than 2 hours to ethics because जो पूरे पेपर में ethics से related questions आए, unlike some of the previous attempts जहाँ पे काफी thoughtful questions आते थे, वो थे कि आपने एक बार ethics पढ़ रखा है अच्छे से और शायद आपने 15-20 दिन पहले भी रिवाइज किया होगा तो भी आप इस पेपर के सारे क्वेश्चंस ethics के सॉल्व कर पाओगे। तो good strategy would have been not to spend too much time on ethics. सेकंड, पेपर में कारो जो भी नई चीज आती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। 10 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो दो अलग अलग क्वेश्चन में 5-5 मार्क के डाले गए, यानी उसको सॉल्व करना है, नहीं करना तो पूरा क्वेश्चन शायद आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 10 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कारो क्या है, जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि क्लॉज था और आपने लिख दिया तो आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे, इनफैक्ट 5 में से 1 मिलेगा। उसमें पूछा गया था कि इनका क्या मतलब होता है, क्या लिमिट्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। वहां आपको रियलाइज हुआ होगा कि डिटेल नोट्स या डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंशिएशन होता है। नॉन डिटेल में पढ़ के लिमिटेड फॉर्म में पढ़ के भी आप एक पर्टिकुलर पेपर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट का 70 मार्क में से ऐसा लग सकता है कि मैंने 60 का देखा है, पर 60 का देखा हुआ है तो उसमें से वहां आपको 50 का याद आएगा और उसमें से आप 25-30 स्कोर कर पाओगे। दैट बिकम्स समथिंग व्हिच इज टू मच ऑन द बॉर्डर लाइन। बट अगर आपने पूरी चीजें अच्छे से तैयार करी और आपके ऑप्शनल क्वेश्चन को छोड़ के आप देख रहे पेपर, तो विल बी कॉन्फिडेंट कि ओके 88 मार्क्स का पेपर है जिसमें से ऑप्शनल कट करके 70 स्कोर करना है। आई नो 70 मार्क्स का मैंने पेपर देख रखा है, 10 में उसमें छूट गया, 60 है, 60 में से इजीली 30 प्लस में स्कोर कर पाऊंगा। और डिटेल से पढ़ाई करने वाला डेफिनेटली स्टूडेंट क्या कर पाता है, फिर उस 30 प्लस को 60 में से और आगे बढ़ा पाता है। ये वीडियो क्यों शेयर किया जा रहा है आज? फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट एफआर में इस बार कोई रिव्यू नहीं डाला क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के थे। इसमें ऐसा नहीं है, आधे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल फर्स्ट एग्जाम या आरटीपीओ पर भेजते, लेकिन आधे नए क्वेश्चन थे। तो ऑडिट में प्रथा बरकरार है नए क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्जाम में पूछने की, और नए क्वेश्चन है तो उसका एनालिसिस बन। लेट इसलिए शेयर किया जा रहा है कि हम लोग ऑडिट से अपने लॉ के मोड में जा चुके हैं, तो ये वही वीडियो देखेगा जिनके स्टमक में बटरफ्लाइज है कि यार मैंने पेपर में इसमें क्या किया, पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। मोर देन दैट आई वुड सजेस्ट ये मई 23 वाले स्टूडेंट्स देखें और देखें किस तरह का पेपर पैटर्न है, तो आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में आपको मदद मिल सकती है। इवन मोर देन दैट अगर आप कभी देख रहे हो तो हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इनमें ये पूछा था और ये लिखना चाहिए था, या ये ऐसा तो नहीं है, ये वाला कंक्लूजन नहीं लिखा, इन सबके मार्क्स हो सकते हैं। तो इससे यू डोंट फील बॉक डाउन बाय द फैक्ट कि अरे मैंने ये कंक्लूजन नहीं दिया, क्योंकि 99% केस में आपको लगेगा हाँ मैंने वही किया। बट अगर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट लॉ के पेपर में ऐसा लर्निंग उसे यूज लग सकते हैं। व्हाई? बिकॉज पास्ट इज नॉट द प्लेस फॉर लिविंग, इट इज द प्लेस फॉर लर्निंग। तो फिर दैट लॉजिक लेट्स डू अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। क्या ओवरऑल पैटर्न रहा इस बार पेपर का? एमसीक्यूज में मोर और लेस द सेम पैटर्न व्हिच वी बीन सीइंग। Major emphasis this time though was not on special audit but on company audit. Audit committee corporate governance में अमेंडमेंट है तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पर एमसीक्यूज उसके ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा आ गए। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर हम देखें तो, और साथ ही साथ में कंपनी ऑडिट को भी एमसीक्यूज में कवर किया गया, उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा। स्पेशल ऑडिट का थोड़ा सा फोकस कम किया गया, कोड ऑफ एथिक्स डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा थोड़ा सा एमसीक्यू में आ गया, बट बहुत ही डुएबल और एकदम डायरेक्ट तरह के क्वेश्चंस थे। हालांकि एक से कंपनी वाला क्वेश्चन था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली कंफ्यूजन है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल हुए, ऐसा कहीं दिया नहीं था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज के पूछे गए, बिकॉज आई डोंट हैव द कंप्लीट क्वेश्चन इन ऑल द ऑप्शंस, दैट इज व्हाई आई मे नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। बट यस, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया गया कि 5 साल इनकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं हुए, तो शायद इंस्टीट्यूट यही मान रहा होगा कि इनकॉर्पोरेट हो गए, और अगर नेगेटिव नेटवर्क है तो लॉसेस ज्यादा है, अगर उसकी कंपनी के एसेट्स है तो देन कैपिटल से, तो फिर उसे कंपनी शायद मानना पड़ेगा। बट लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैव नॉट सीन द कंप्लीट क्वेश्चन विद द ऑप्शंस। So this was basically your breakup of the MCQs, a little more for ethics than the normal, more for company audit than the normal, lesser comparatively for special audit। essays में बहुत ज्यादा MCQs आते हैं। डिस्क्रिप्टिव मोरल सेट पैटर्न है, एवरेज 25 एसेस का आता है जिसमें से 10 मार्क कंपलसरी होते हैं। आई थिंक इसमें एवरेज स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग स्टूडेंट में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वुड बी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देन स्पेशल ऑडिट के टॉपिक किसी भी स्टूडेंट ने रिवीजन में बहुत ज्यादा समय शायद कोड ऑफ एथिक्स जैसे टॉपिक पे दिया होगा। मैंने 1.5 डे स्ट्रैटेजी में कहा था 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा देना मत। एथिक्स तुमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा समय आप दोगे नहीं दोगे, स्कोर उतना ही लेके आओ। तो किसी स्टूडेंट ने एथिक्स पे ज्यादा समय देके अगर कोई एक चैप्टर स्किप किया होगा जिसका क्वेश्चन इतना आ गया जिसको वो नहीं छोड़ पाया इन द ऑप्शनल क्वेश्चन, तो शायद उसे लगा होगा कि यार बेहतर है कि मैं वो कर लेता। आप लॉ में से ऐसा लर्निंग ले सकते हो फॉर यूजिंग दैट। तो स्पेशल ऑडिट 35 मार्क्स का बहुत सारे चैप्टर्स पूछे गए। नो क्वेश्चन ऑन इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। हालांकि ऐसे 610 इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पर इस चैप्टर मैंने कहा भी था कि ये वाला चैप्टर आप एग्जाम से पहले वाले दिन सुबह रखना, टाइम नहीं मिले तो छोड़ भी देना, क्योंकि वो पैटर्न दिख रहा था। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी पे एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, बट नहीं आया इस बार। उसकी जगह कारों का वेटेज थोड़ा बढ़ गया। 25 मार्क के एसेस के आपके क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आप उसके देख लीजिए, प्लस 3 मार्क के एमसीक्यूज, तो 28 मार्क का कुछ एसेस का वेटेज था। एथिक्स वाज 13 मार्क जो नॉर्मली 12 to 14 के बीच होता है, और कंपनी ऑडिट 15 जिसमें से 10 आपके प्योरली क्या थे, कारो। इस बार इंश्योरेंस की बजाय स्पेशल ऑडिट में उन्होंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो इंश्योरेंस का क्वेश्चन वो खा गया 9 मार्क के क्वेश्चंस इसके आगे।
ये आपके एमसीक्यूज थे, फटाफट पेपर के क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस थे और उनमें आप इस तरह के क्वेश्चंस आए तो किन चीजों का ख्याल रखें। पहला क्वेश्चन एसक्यूसी 1 से 210 मोर सो एसक्यूसी 1 के रेफरेंस में आप आंसर दे सकते हैं कि कंपनी का साइज ऑपरेशन बढ़ गया है तो एंटिटी को हम ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो हम छोड़ना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है छोड़ते समय क्या करना है। इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर डिसाइडिंग टू do we have the competence? If we don't have the competence, then our QCPP should have certain policies and procedures discussing in terms of whether we'll be able to complete the assignment or not. Accordingly, then we decide to withdraw. If we decide to withdraw, we discuss with the management, TCWG, and report to the regulatory bodies. मेरे लिए बोलना आसान हो सकता है, possibly हो सकता है वहाँ पे आपको क्लिक नहीं किया हो। पहला क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट होता है। आई थिंक इसमें आप इन केस कभी कोई और भी रेफरेंस दे पाए हो, नहीं आपने कुछ और सोचा है, दैट्स आई थिंक एब्सोल्युटली फाइन। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। नेगेटिव कंफर्मेशन मांगी सारे ट्रेड रिसीवेबल में से, उसमें एक बड़ा ट्रेड रिसीवेबल था 20 लाख का, उससे कोई रिप्लाई नहीं आया। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है क्या ये सही किया है नहीं। कमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग रिलेटिंग टू कंफर्मेशन प्रोसेस एंड हाउ टू डील विद नॉन रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपको बताना चाहिए कि नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ पे यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं। फिर आपको बताना चाहिए इस केस में क्योंकि रिप्लाई नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है ये मिस स्टेटमेंट है, लेकिन डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स उससे करस्पॉन्डेंस इन्फॉर्मेशन में भी गुड्स रिसीव नोट्स या इस तरह की कोई चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रेड पे। हमें लगता है कि इसके कंफर्मेशन के बिना रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हमें पॉजिटिव यूज करना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक प्रॉपर आंसर जिसमें शायद आप 5 में से 5 स्कोर कर पाए वैसा होगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब कब रिवाइज हो सकती है और इस केस में एजीएम में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में स्टेटमेंट मिला रिवाइज हुए तो क्या रिवाइज हो सकती है। हाँ, कब कब हो सकती है, सेक्शन 43B के अलाउंसेस लेने के लिए जो पहले डिसअलाउ हुए थे क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले कोई 43 में पे करी, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज हो गए आफ्टर बीइंग अडॉप्टेड इन एजीएम, या फिर कोई नया लॉ आ गया या कोई इंटरप्रिटेशन ऑकर रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया तो इन केसेस में रिवाइज होती है। चलिए, एक क्वेश्चन था मटेरियलिटी लेवल का बेंचमार्क कैसे डिसाइड किया जाता है। तो उसके फैक्टर्स होते हैं आपके 5 फैक्टर्स जो होते हैं। आपका लाइफ साइकिल क्या है, फंडिंग स्ट्रक्चर आपका कैसा है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स का अटेंशन किसके ऊपर है, वोलेटिलिटी। इस केस में एक रेगुलर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है तो उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बेसिस हो सकता है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और लॉसेज में है तो क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है तो आप टोटल एसेट्स को बेस बना सकते हैं, ऐसा सजेशन देना होगा। ये थोड़ा सा लेस आस्क्ड क्वेश्चन था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एलिमेंट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो फ्रॉम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट और सब्सिडियरी। प्राइमरली वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अपन नीचे नोट्स में डिस्क्लोजर के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट कितना गया, सीआईएफ वैल्यू वगैरह, इंपोर्ट हमने कितना गया, फॉरेन एक्सचेंज में कितना आउटफ्लो हुआ, उस तरह की इन्फॉर्मेशन मटेरियल ग्रुप ऑफ व्यू से मटेरियलिटी देखी जाती है, नहीं है तो इग्नोर कर सकते। बट यस, नॉट वन ऑफ द आस्क्ड और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। फॉरेंसिक ऑडिट के केस में इस चैप्टर में से पूछा गया कि फॉरेंसिक और अदर ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू में डिस्कस होता है इस चैप्टर में क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे 610 के अंतर्गत इंटरनल ऑडिट का डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो कुछ अकाउंट्स रिसीवेबल में हमने देखा था हाई रिस्क है तो क्या उसमें ले सकते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्लीज एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एरियाज वेयर ही कैन नॉट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस। तो अपन इसको पढ़ते थे CORJ में पूरा ऐसे के मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। कॉम्पिटेंस यहाँ पे हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्क और जजमेंट जहाँ इन्वॉल्व है। और इस ऐसे के अंतर्गत कहाँ यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेते। तो आपको ये लिखना पड़ेगा पहले और इसकी 4 मार्क्स शायद। और उसके बाद ऑल्सो कमेंट इन द सिनेरियो वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन टेक इंटरनल ऑडिटर असिस्टेंस। हम बोलेंगे नहीं, इस केस में वो नहीं ले सकता है क्योंकि रिस्की। नेक्स्ट एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। बी पॉइंट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट लिमिटेड कंपनी के हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे। ओके, तो आपको 5 फोकल पॉइंट्स पूछे गए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में इन योर अप्रोच ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन फेज। तो स्टार्टिंग में आप जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिकली से ड्रोन चार्ट्स के मेरे को इमेजेस ध्यान में आने लगती हैं। तो इन दैट सेंस में वो जो आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन वाला स्टेज है उसके रिलेटेड आपको पॉइंट्स यहाँ पे डालने थे। 5 फोकल पॉइंट्स इसमें पूछे हैं कोई भी। देन एथिक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, आपको कैश बुक लेजर मेंटेन करना है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का चैप्टर नंबर 5 BOOKSS अल्फाबेट 5 है तो 5 चैप्टर याद रखते थे। हालांकि चैप्टर नहीं बिल्कुल तो चलता है। और शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लास 1 में कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करे तो कॉन्ट्रावेंशन तो उसका रेफरेंस देना होता है। चलिए, तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखने की है, ये सीधे सीधे सी से रिलेटेड है तो आप लिख सकते हो। देन बैंक ऑडिट पे आए तो सिंपल क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। अपन इंटरनल कंट्रोल में बोलते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और एक कैश जिसमें चेंज आए थे तो क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ नहीं, वही अपने को लिखना होता है कि क्रेडिट कार्ड इशू करे तो वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे। क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर फिजिकल कंट्रोल रखना पड़ेगा। रिसीप्ट्स इनफैक्ट अपन देखेंगे उसकी वर्दीनेस, उसकी क्या लिमिट्स अपन ने सैंक्शन करी है उसके बेसिस पे। देन वी विल सी दी ऑपरेशंस, अगर पेमेंट आया या नहीं, रेगुलर स्टेटमेंट जाना चाहिए, नहीं आया तो लिमिट कम करेंगे, स्टफ लाइक दैट। आई थिंक 5 मार्क का कोई भी 5 पॉइंट लिखोगे तो भी काम। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। इन सबका आपको एक्सप्लेनेशन भी देना था क्योंकि ब्रीफली एक्सप्लेन भी बोला गया। तो आप देखेंगे तो अपने ड्रोन चार्ट्स में भी बाकायदा इन पॉइंट्स के अंदर नीचे एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं, वो डालोगे तब जाके आपको इसमें 5 मिलेंगे, नहीं तो फिर बीच में अटक जाए वैसा है। देन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। ये 2 पूछे, इसके 1-1 मार्क और इन दोनों के एग्जाम्पल, उन दोनों का 1-1 मार्क, ऐसे 4 मार्क। तो डायरेक्ट कंट्रोल जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया, डायरेक्टली आपके फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने में मदद करेगा। इनडायरेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, HR पॉलिसी जो इनडायरेक्टली एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाएंगी, डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं करेंगी बट डायरेक्ट कंट्रोल्स को फंक्शन करने में मदद करेंगे। कूल। देन दिस वाज बेसिकली अ क्वेश्चन जहां पे आपको रिलेटेड पार्टी एंड तो रिलेटेड पार्टी और एस्टिमेट से रिलेटेड 545 से रिलेटेड इस बार कोई ऐसे नहीं मिला, डेफिनेटली अगली बार आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें मिले यहाँ पे, तो सीए कैसे डील करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो ऑडिट रिपोर्ट का ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी, तो 705 में बोल सकते हैं कि हमें मॉडिफाइड रिपोर्ट देना होगी, क्वालिफाइड देंगे में स्टेटमेंट है तो, और साथ ही साथ में हो सकता है कि अगर परवेजिव हो तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एडवाइस भी देना पड़ सकती है। वी मे ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट फैक्ट्स इन द सेंस ऑफ
इनकरेक्ट डिस्क्लोजर से रिलेटेड है तो डिस्क्लोजर गलत होते हैं तो हम सही डिस्क्लोजर देते हैं अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अदरवाइज फिर उस पर्टिकुलर केस में हम इम्प्रैक्टिकलिटी रिपोर्ट। तो ये डील कैसे करना है ये सब आपको पड़ेगा। चलिए देन आपका ये कारो से रिलेटेड क्वेश्चन था, 10 मार्क के कारो के क्वेश्चन आए, जिसमें से एक था वो अपन पढ़ते थे क्लॉज 8 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट खा गया इनकम, तो ये उससे रिलेटेड क्लॉज था। इसमें आप देखो पूछा गया क्वेश्चन, यू वांट टू रिपोर्ट द अबव मैटर इन कारो बट मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड यू नॉट टू रिपोर्ट, कमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्पांस टू द मैनेजमेंट। तो हम बोलेंगे रिपोर्ट करेंगे एंड इज रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड टू शेयर होल्डर, यानी कि कारो में क्या रिपोर्ट देना है ये भी पूछा गया, सिर्फ क्लॉज लिखने से काम नहीं होगा। अगला ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल सेल्स में क्या चीज अफेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड, जैसे 4 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर के 4 मार्क। एक और क्वेश्चन कारो का देखो, व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपको बताना पड़ेगा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अल्टीमेटली वो 90% 60% ऐसी हो जो 4 लिमिट्स होती है, ट्रेडिंग नहीं करती है, सिक्योरिटी में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, वो सब लिखना पड़ेगा। ये एनबीएफसी में भी होता था, वहां से हट गया था, पर फिर भी अपन पढ़ते थे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और कारो में भी पढ़ते थे। आपने कारो के डिटेल नोट्स रेगुलर बैच में स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 hours ऑफ कारो पढ़ने में 12 घंटे हम देते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन ये पेपर बताता है 10 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो भी स्प्रेड अक्रॉस टू डिफरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई चीजों में डिटेल में जाना बड़ा जरूरी है, उसको ढंग से पढ़ना जरा जरूरी है। और आप समझो ये चीजें आपको सीधे 35 to 40 प्लस पे शिफ्ट कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाय एंड लार्ज दूर से सारी चीजें आसान दिखती है, इसलिए होता है रिव्यू बोलते पेपर एवरेज इजी है, पर जो वहाँ पे बैठ के देता है उसको रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, कारो तो मैंने बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ी थी, जो मेरे को क्लॉज याद है, मैंने डिटेल में पढ़ा ही नहीं था, अब मेरी क्या हालत होगी। और थैंकफुली अपन ने अपनी क्लास में वेदर रेगुलर और फास्टर वी गेव इमेंस अमाउंट ऑफ इनपुट ऑन कारो। अपना रिवीजन लेक्चर ही देखो आप, कारो का 3 घंटे का रिवीजन है, 2 पार्ट में यूट्यूब पे दिया हुआ, जिसमें डिटेल में क्लॉज डिस्कस किया, वो देखा होगा तो काम हुआ होगा। 20-30 मिनट के कारो के रिवीजन से आप एक मार्क लेके आप आओगे इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं ला पाओ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इनटू डिटेल एंड बीइंग सुपरफिशियल। पीयर रिव्यू था कि एक पीयर रिव्यू किया और हमने गड़बड़ मिली हमें कुछ रिपोर्ट्स में, इनफैक्ट जिसका पीयर प्रैक्टिस यूनिट में हमने सीधे पीयर रिव्यू बोर्ड कर दिया, वो गलत है। आपको पहले डिस्कस करना चाहिए, प्रैक्टिस यूनिट से कमेंट लेना चाहिए, फिर सेटिस्फाई नहीं हो तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देते, तो पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। ऑडिट प्रोग्राम किन किन फैक्टर्स में चेंज हो सकता है, तो फैक्टर्स विच में लीड टू चेंजेस, नई चीज आ गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गई, तो उस केस में चेंज होते हैं, तो वो फैक्टर्स देने थे। इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों ने यही वाला किया होगा कि लॉयर के साथ हमने फीस शेयरिंग करी है तो चलेगा, फीस शेयरिंग में क्लास 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे भी सकते हैं, क्लास 3 में ले भी सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, they started sharing profits of their professional work. Is this liable to misconduct? The answer is no. शायद इसमें क्लास 2 एंड 3 दोनों लिखना चाहिए, क्योंकि आप दे भी रहे हो और फीस में शेयर ले भी रहे हो। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है, शायद स्टूडेंट्स में क्लास 2 लिख देता है, पार्ट 1 शेड्यूल 1 का और 3 नहीं लिखता है। ऐसी छोटी सी गलती हो सकता है, आपका 1 मार्क कम कर दे, और इन सारी चीजों में 1 मार्क मैटर करता है। तो ये कुछ इनपुट है जो शायद आपको लॉ के पेपर में भी काम आ पाएंगे। जानकर के मैंने रिव्यू रिलेट डाला है, ताकि अब आप लॉ के मोड में आ चुके होगे, जरूरत नहीं है तो ना देखें इसको। एफआर का रिव्यू पर्टिकुलरली शेयर नहीं किया, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटी में से थे, एक भी नया क्वेश्चन नहीं था, तो डिस्कस करने के लिए कोई मैटर नहीं था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सेट्स ऑफ एग्जाम, डू वेरी वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस पर्टिकुलर पेपर, एटलीस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स whom I spoke to, they did really well, more or less smiles on their faces, very happy about our material की कंटेंट सॉलिड था। और ये जितनी चीजें अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ आवर मटेरियल व्हिच वाज कवर्ड, एक्सेप्ट अगर हम देखें तो मे भी किसी जगह एग्जांपल्स में हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 5 और हमारे यहाँ पे 2, या इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन हो सकता है, वो भी हार्डली एक आधी सेक्शन में। अदरवाइज एवरीथिंग वाज कवर्ड, सो वेरी हैप्पी फॉर हैविंग दैट मटेरियल, एंड इट मेक सेंस कि ऐसे पेपर में भी डिटेल स्टडी कैसे काम आती है। टफ पेपर आता तो डेफिनेटली वो वहाँ पे कैसे काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।